यानी हमने जो कॉन्सेप्ट पहले समझना था वो ये था कि भाई होस्टिंग क्या होती है, डोमेन क्या होती है, और जो मैंने पहले दिन नोटपैड में लिखा था उसमें मैंने दो टर्म्स और लिखी हुई थी, एक पे लिखा था कोडिंग और एक पे लिखा था सीएमएस। ज़रा इसको भी समझ लेते हैं कि ये दो चीज़ें क्या हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क है, फिर हम आगे की बात करते हैं। कोडिंग और एक था सीएमएस। सीएमएस स्टैंड्स फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये दो हमारे पास मॉडल्स हैं वेबसाइट बनाने के, ये दो हमारे पास मॉडल हैं वेबसाइट बनाने के मॉडल्स हैं जिनमें हम वेबसाइट बनाते हैं। एक कोडिंग वाली वेबसाइट्स होती हैं और एक सीएमएस वेबसाइट। अब सीएमएस क्या है? एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, तो सबको पता लग गया एक सॉफ्टवेयर है, ऐसे ही है ना, एक एप्लीकेशन है। अब अगर मैं ये कहूं कि एप्लीकेशन वर्सेस प्रोग्रामिंग या कोडिंग या प्रोग्रामिंग, सो आप स्ट्रॉन्ग किसे बोलेंगे कि एप्लीकेशन को? मैं कहता हूँ भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन है, एडोब फोटोशॉप जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन है, मगर उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, उसकी कुछ बाउंडिंग्स हैं। मतलब एडोब फोटोशॉप में मैं एक्सेल की शीट तो नहीं बना सकता, वहाँ पर मैं सैलरी शीट भी नहीं बना सकता, वहाँ पे मैं फार्मूले भी नहीं लगा सकता। फिर मैं एक्सेल में आ जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ भाई अब ये हम एक कंपैरिजन करने लगे हैं, कोडिंग वर्सेस सीएमएस, कोडिंग वर्सेस वर्डप्रेस, कोडिंग वर्सेस शॉपिफाई, ये हम एक कंपैरिजन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि भाई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक तस्वीर है मेरे पास ब्लैक एंड वाइट बड़ी पुरानी सी पड़ी हुई है, तो मैं उसको कलर कर लूँ, नहीं होगा ना। फिर मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? फोटोशॉप में। जब मुझे अकाउंट्स का काम करना होगा तो फिर मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? इसका मतलब क्या हुआ कि हर एप्लीकेशन की कुछ लिमिटेशंस हैं। इसी तरह अगर हम सीएमएस में एक वेबसाइट बनवा रहे हैं तो एप्लीकेशन है, तो लिमिटेशंस हैं कि भाई वो एक एप्लीकेशन डेवलप हो चुका हुआ है, वर्डप्रेस का एक बना हुआ प्रोग्राम है जिसके अंदर ही वेबसाइट बननी है। इसका मतलब क्या हुआ? उसकी भी कोई लिमिटेशंस तो होंगी, कोई बाउंड्रीज तो हैं कि भाई ये काम हो सकता है, ये काम हो सकता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। और कोडिंग में क्या है? कोडिंग में तो ऐसी कोई लिमिटेशंस नहीं है भाई, कोडिंग तो प्रोग्रामिंग है, कस्टमाइजेशन है उसमें, जबकि सीएमएस में कस्टमाइजेशन नहीं है। मतलब उसमें आप कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, उसमें आप सेटिंग्स नहीं कर सकते, उसमें आप किसी की मर्जी की वेबसाइट नहीं बना सकते। हाँ बना तो सकते हैं, मिसाल के तौर पर एक वर्डप्रेस में एक एजुकेशनल वेबसाइट बनी है, दूसरा बंदा कहेगा उसी तरह की बन जाएगी, कुछ थोड़ी सी हल्की फुल्की सी चेंजेस भी हो जाएंगी। लेकिन एक बंदा बिल्कुल ही सब कुछ ये कहे कि भाई ये इस तरह होना चाहिए, ये इस तरह होना चाहिए, ये इस तरह होना चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, ये मेरा एक सॉफ्टवेयर है जो कि मैं ऑफलाइन चलाता हूँ, इसको भी इसके साथ अटैच कर दो। यहाँ आकर उसकी बाउंडिंग्स होंगी कि वो रुक जाएगा कि भाई ये वाला काम करना है तो फिर आप कोडिंग में जाएं। ठीक है, कई लोग कंपैरिजंस करते हैं, वो कहते हैं भाई वर्डप्रेस अच्छा है, कहते हैं ना, तो वर्डप्रेस ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू। अभी तो हमने सिर्फ एक फैक्टर देखा, स्पीड फैक्टर भी मैटर करता है। उसके बाद जितने भी ऐप्स हैं, चाहे वो व्हाट्सएप का भी ऐप हो, तो क्या होता है, अपडेट्स आती रहती है ना। फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई बंदा अपडेट इंस्टॉल ना करे व्हाट्सएप की, सपोज करते हैं कि ऐसा होगा तो नहीं वैसे, लेकिन अगर किसी ने पिछले 6 महीने से व्हाट्सएप की अपडेट इंस्टॉल नहीं की है तो क्या हो रहा होगा उसके व्हाट्सएप के साथ? रिस्पॉन्डिंग नहीं होगा ना सही तरीके से। मैं भी कहीं ना कहीं कर देता हूँ काम, लेकिन वो 100% रिस्पॉन्डिंग नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपको फील होगा, कभी आपको मैसेज की समझ में नहीं आ रही होगी, कभी आप करने लगोगे तो नहीं जाएगा, कभी हैंग हो जाएगा, कभी आपको लगेगा कि क्या हो रहा है, ये मेरे मोबाइल में कोई इशू आ गया। हालांकि एक इशू क्या था कि आपने व्हाट्सएप अपडेट नहीं किया। इसी तरह जितने भी सीएमएस एप्लीकेशन हैं सब के सब अपडेटेबल एप्लीकेशन हैं, या हमें हर चीज़ को अपडेट करना है, उनकी हर एप्लीकेशन को हमें अपडेट करना पड़ता है। अब अगर हम उसे अपडेट नहीं करेंगे तो क्या होगा? उसमें फिर वल्नरेबिलिटी होल्स आएंगे, यानी हैकिंग एक्टिविटी होने के चांसेस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बढ़ जाएंगे। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि उस प्लगइन में जो अपडेट आया हो वो सिक्योरिटी अपडेट हो और आपने वो सिक्योरिटी तो की नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? होल ओपन हो गया आपका, आपकी वेबसाइट ओपन होगी, हैकेबल होगी, इजीली हैकेबल होगी।
फिर जितनी भी CMS की वेबसाइट्स हैं, इन सब वेबसाइट्स को हमें क्या करना पड़ता है, प्लगइन्स इंस्टॉल करना पड़ता है। यानी ये काम करना है, SEO करनी है तो SEO का प्लगइन इंस्टॉल कर लो, सिक्योरिटी लगानी है तो सिक्योरिटी का प्लगइन इंस्टॉल करो, फॉर्म एंट्री करवानी है तो फॉर्म का प्लगइन इंस्टॉल करो, ई कॉमर्स का काम करवाना है तो ई कॉमर्स का प्लगइन वूकॉमर्स इंस्टॉल करो। तो भाई करते क्या है, प्लगइन्स ही प्लगइन्स। अब इतने सारे जब प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हो तो एक्चुअली कर क्या रहे हैं, वर्डप्रेस के अंदर और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहे हैं। तो एक्चुअली कहाँ इंस्टॉल हो रहे हैं, आपकी होस्टिंग में हो रहे हैं। होस्टिंग में हो रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है, फिर होस्टिंग की स्पेस यूज हो रही है, तो आपकी होस्टिंग हैवी होती जा रही है, आपकी वेबसाइट भी हैवी होती जा रही है। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई एक वेबसाइट की स्पेस है और एक वेबसाइट की रैम है, दो चीज़ें हैं ना। जिस तरह आपके कंप्यूटर की रैम है, भाई आपके लैपटॉप हैवी हो जाएगा, इतनी सारी गेम्स, इतने सारे एप्लीकेशंस, तो क्या होगा, रैम के लिए चीज़ें कम पड़ जाएंगी, रैम स्लो होगी, आपका सिस्टम स्लो रिस्पॉन्स करेगा, ऐसे लगेगा जैसे लैपटॉप ख़राब हो रहा है। इसी तरह बिल्कुल वेबसाइट भी ऐसे ही बिहेव करती है, वेबसाइट आपकी स्लो हो जाती है। किसी ने कुछ दिन पहले पूछा भी था कि वर्डप्रेस की वेबसाइट कैसे स्लो हो जाती है, पता नहीं इस क्लास में पूछा था कि किसी और में पूछा था, प्लगइन से होती है। उसके बाद ये जो प्लगइन्स हैं ये फ्री भी नहीं होते हैं, मतलब ये पार्टली फ्री है, समझ लो कि 15 to 25% फ्री होगा, बाकी सारे का सारा उसकी फंक्शनैलिटी पेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप उस प्लगइन को तो इस्तेमाल भी नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते ना भाई। इस्तेमाल करने लगोगे कहेगा भाई प्रीमियम प्लगइन लो, इसका प्रीमियम प्लगइन लोगे तो ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो मैंने आपको वजन कर दिया CMS से कि नहीं किया, अभी थोड़ा सा और करूं, काफी हो गया। अच्छा, एक दूसरी बात, मैं कोडिंग की वेबसाइट भी नहीं बनाता, ठीक है, और मैं CMS की वेबसाइट नहीं बनाता, इसलिए मैं जो एनालिसिस आपको दे रहा हूँ वो जेन्युइन है, मतलब मैं सेल नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि मुझसे कोडिंग की वेबसाइट बनवा लो, ऐसा भी नहीं है कि मैं आपसे कह रहा हूँ मुझसे CMS की वेबसाइट बनवा लो, बल्कि मैं आपको एक जेन्युइन इनसाइट्स दे रहा हूँ कि प्रोफेशनल इनसाइट्स क्या है। अब अगर हम थोड़ी देर के लिए ये सोचें कि मार्केट को सर्वे करें कि मार्केट में लोग कोडिंग की वेबसाइट्स बनवाते हैं ज़्यादा कि CMS की, तो आप मुझे कह देंगे कि सर CMS की, भाई CMS की वेबसाइट बहुत ज़्यादा बनती है। वजह, उसकी रीज़न क्या है, CMS पे इतना लोग क्यों जाते हैं? इजी, नंबर 1, जैसे एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक पावर पॉइंट है, आप पावर पॉइंट यूज़ करते हो कैसे है, ड्रैग एंड ड्रॉप, भाई जो कुछ भी करना है ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हो, इजीली हो रहा है। वर्डप्रेस की वेबसाइट्स भी, CMS की वेबसाइट्स भी ड्रैग एंड ड्रॉप पर है। जबकि दूसरी वेबसाइट जो है वो तो प्योर प्रोग्रामिंग है, भैया आपको जो कुछ भी करना है वो प्रोग्रामिंग करनी है। और मदर ऑफ ऑल वेब लैंग्वेजेस इज PHP, कि हमारे पास जितनी भी लैंग्वेजेस हैं इनकी मदर लैंग्वेज कौन सी है, PHP है। अगर कोई बंदा आपसे कहे कि भाई आजकल ये सर्न आ गया, ये पर्न आ गया, ये लर्न आ गया, और क्या क्या नाम ले रहे होते हैं लैंग्वेजेस के, कि सब इनके अंदर इन्हीं से मिलकर छोटे छोटे पीसेस बने हुए हैं। अगर मैं ये कहूं कि वर्डप्रेस का एप्लीकेशन किस में बना हुआ है तो वो PHP में बना हुआ है, वर्डप्रेस का एप्लीकेशन भी PHP में ही बना हुआ है। सो PHP की जो लैंग्वेज है वो सबसे ज्यादा सिक्योर है। PHP की लैंग्वेज का कोड आपको ऑनलाइन नजर नहीं आएगा, PHP वाला पार्ट आपको नजर नहीं आएगा, HTML वाला पार्ट आपको नजर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें एक्स्ट्रॉर्डनरी सिक्योरिटी है। कोडिंग सिर्फ उसको नजर आएगी जिसके पास उस वेबसाइट का एक्सेस होगा, जिसके पास उस वेबसाइट के क्रीडेंशियल्स होंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या हैं, थोड़ी देर के लिए हम कहते हैं भाई हम तो SEO एक्सपर्ट है, हमारा इससे क्या लेना देना है, हाँ, ये हमारा इससे ये लेना देना है कि अगर कोई बंदा मुझसे एडवाइस करे कि जनाब मैंने एक वेबसाइट बनानी है, तो वो एक सिक्योर वेबसाइट बनानी है और मैं चाहता हूँ उसका लाइफ टाइम भी अच्छा हो, तो आप मुझे क्या रिकमेंड करेंगे? तो हम उसे कहेंगे कि भाई हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप कोडिंग में वेबसाइट बनवाएं, ठीक है। अभी हम जरा कंपेयर भी करते हैं कि जो पॉपुलर वेबसाइट्स हैं वो किस में बनी हुई हैं, अभी खोल कर देखते हैं उनको भी, ठीक है। आपको तरीका भी बताता हूँ कि पता कैसे लगेगा कि वेबसाइट है किस चीज़ की, किस एप्लीकेशन की वेबसाइट है। अब अगली बात क्या है कि एक्सपेंसिव कौन सा है वेबसाइट बनाना। प्लगइन्स को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। बेशक मिसाल के तौर पर एक वर्डप्रेस की वेबसाइट है, उसके अंदर मैं कहता हूँ उसने कोई 15 से 20 प्लगइन यूज किए हुए हैं, ठीक है, लेकिन जिसने उसे वेबसाइट बनाकर दी उसने सारे प्लगइन्स फ्री यूज किए।
बाद में जब उसे लगा कि भैया तो लिमिटेशंस है, ये काम पूरा पूरा तो हो भी नहीं रहा, मुझे ये प्लगइन बाय करना है, तो जब वो ईच प्लगइन की तरफ जा रहा है तो पता लग रहा है कोई प्लगइन $4 का है, कोई प्लगइन $20 का है, कोई प्लगइन $15 का है, और हो सकता है कोई $100 या $200 का भी हो। और इसका लाइफ टाइम भी क्या है, बिल्कुल उसी तरह का ही है जैसा होस्टिंग का लाइफ टाइम होता है, 1 ईयर, ईयर के बाद एक्सपायर हो गया, फिर दोबारा से परचेज कर लो। तो जब मैं प्लगइन्स की प्राइस डालूंगा तो ये साइट महंगी हो जाएगी, लेकिन जब मैं प्लगइन्स के बगैर काम करूंगा और जो वेबसाइट फ्री प्लगइन से बनी होगी वो स्लो होगी। वो फ्री प्लगइन के साथ बनी हुई वेबसाइट भी स्लो होती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। जो पेड प्लगइन्स के साथ बनी हुई वेबसाइट होती है, इसलिए कि उसकी फंक्शनैलिटी पूरी होती है, तो वो वेबसाइट अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स कर रही होती है। महंगी वेबसाइट कौन सी है? कोडिंग की वेबसाइट। मिसाल के तौर पर किसी ने वेबसाइट बनवाई वर्डप्रेस में, सपोज कह रहे हैं कोई भी वेबसाइट, और वो वेबसाइट बन गई, आप समझ लो कि कोई 30 से 40 की रेंज में। उसी तरह की वेबसाइट अगर कोई बंदा कोडिंग में जाएगा, लो बजट में जाएगा, तो वो 100,000 से भी इंक्रीज कर जाएगी, यानी कि लाख 2 लाख, हो सकता है कोई इससे भी ज़्यादा मांगे कोडिंग में। लेकिन कोडिंग की जो वेबसाइट है उसके अंदर कस्टमाइजेशन बहुत अच्छी है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन बाद में भी कर सकते हैं। और कोडिंग का फ़ायदा भी यही है कि अगर आपका एक डेवलपर डिसअपियर भी हो जाए तो भाई कोडिंग तो अवेलेबल है, मेरे पास एक और PHP का डेवलपर है, तो मैं वो सारे का सारा कोड उसको दूंगा और उसमें मैं कहूँगा भाई इसमें अब ये करना है, तो वो नए सिरे से वेबसाइट नहीं बनाएगा बल्कि उसी वेबसाइट को अपडेट कर देगा। ठीक है, सो इसलिए हमसे अगर कोई बंदा पूछता है, हम इतना पार्ट किया हमारे तक से कि भाई वेबसाइट किस में बनवाएं, मैं उसे ये कहता हूँ कोडिंग में बनवाएं। ठीक है, अगर वो कहे नहीं जी मुझे वर्डप्रेस में बनवानी है, तो मेरी उससे कोई नाराजगी नहीं है, अभी बनवा ले वर्डप्रेस में, मैंने उसको एक जो एडवाइस करनी थी। अब अगर हम ये कहेंगे एसईओ के हवाले से कौन सी अच्छी है, दोनों ही इक्वल है, एसईओ उसकी भी हो जाएगी, एसईओ इसकी भी हो जाएगी। और कॉम्प्लेक्स एसईओ जो है वो कोडिंग की है, क्योंकि कोडिंग भी कॉम्प्लेक्स है ना इटसेल्फ, कोडिंग खुद से भी कॉम्प्लेक्स है, तो उसकी एसईओ भी कोडिंग की शक्ल में ही होनी है। मगर कोडिंग में एसईओ करते हुए हमें प्लगइन की जरूरत नहीं है, हमने सारी की सारा आर्ट सीखना है, हमने सारी की सारी स्किल सीखनी है कि हमने कोडिंग में करनी कैसे है। मगर वर्डप्रेस में जब हमने एसईओ करनी है तो हमने प्लगइन्स यूज करने हैं, और वो प्लगइन्स हमें कहेंगे कि भाई यूं करते जाओ और देखते जाओ, रिजल्ट देखते जाओ कि ये इतना हो गया, ये इतना हो गया। अब आ जाते हैं जरा अगले टॉपिक पर, वो क्या है, देखिए इधर मैं क्या लिख रहा हूं, जरा पढ़ लीजिएगा। ऑनलाइन CMS क्या लिखा मैंने, ऑनलाइन CMS डिटेक्टेड, नाम से कुछ अंदाजा हुआ मतलब क्या इसका? ये डिटेक्ट करेगा कि हमारी वेबसाइट, मैं चाह रहा हूं कि मुझे कोई ऐसा टूल दे दो भाई जिससे मैं चेक कर लूं कि वेबसाइट किस में बनी है। पहले तो ये देख लूं ना, एक बंदा मेरे पास अपनी वेबसाइट लेकर आता है, कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है जनाब मुझे वेबसाइट की एसईओ करवानी है, तो मैं उसे कहता हूँ हाँ भी किस में बनी हुई है, तो कहेगा भाई मुझे क्या पता किस में बनी है, आप खुद देख लो। हाँ, तो हमें खुद ही देखना पड़ेगा ना कि वेबसाइट किस में बनी हुई है। सो मैंने क्या लिखा है, ऑनलाइन CMS डिटेक्टर। आगे कितने सारे टूल्स आ गए, 1 2 3 वेबसाइट्स आई हैं ऊपर शुरू में, ये सारे के सारे डिटेक्टर वेबसाइट्स हैं। चलो इस पे क्लिक कर दिया जी, पहले वर्ड पर, इसका नाम था वेबसाइट का CMSdetect.com। इनकी एक्सटेंशंस भी हो सकती हैं। हाँ, अगर मैं सर्चिंग में लिखूंगा ना CMS डिटेक्टर गूगल क्रोम एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशंस भी आ जाएंगी, लेकिन एक्सटेंशन उतना अच्छा काम नहीं करेगी जितना अच्छा ये डिटेक्टर लाइव करेगा हमारे लिए। ये मैंने खोली है Geo.tv, ये मैंने खोली Draaz.pk, और ये तीसरी वेबसाइट मैं खोल लेता हूँ पीक सोल्यूशन की। इसी को पिक करो पहले और CMS डिटेक्ट में डाल देते हैं। अब
अब ये हमें बताएगा कि भाई ये वेबसाइट किस में बनी हुई है। ये नेट की वजह से इसे कुछ दिक्कत हुई है, दोबारा से कर लें। पढ़े इधर, आ गया जवाब। जी जवाब आ गया। क्या जवाब आया? CMS में नहीं बनी। तो भाई CMS में नहीं बनी तो फिर कोडिंग में बनी है। तो हमें पता लग गया भाई ये जियो की वेबसाइट कोडिंग की वेबसाइट है, ठीक है। तो CMS इतना ही अच्छा होता तो जियो वाले क्यों ना उस पर जाते हैं, हाँ उस पर ही जाते हैं ना। अच्छा अब हम जरा आ जाते हैं इधर, ये दराज है, इसको भी देख लेते हैं किसमें बनी है। ये विंडो आएगी, इसे बंद कर दें। दो ये प्लेटफॉर्म्स है ना, CMS वर्डप्रेस नहीं है। वर्डप्रेस, शॉपिफाई, विक्स, ये सब के सब CMS हैं। अभी जो आपके पास CMS की वेबसाइट आएगी ना, देखिएगा उसमें प्लगइन्स आएंगे तो आपको काफी सारों के नाम पता लग जाएंगे, ठीक है जी। ये कौन सी आई है वेबसाइट? दराज क्या कह रहा है? ये भी नहीं है। चलें अब जरा पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट खोलते हैं, देखते हैं ये किसमें बनी है। सिर्फ मैंने इसका वेबसाइट का URL लेना है, आगे से सब पेज का नहीं लेना। जी क्या जवाब आया इसका? वर्डप्रेस में बनी है। नीचे आ जाए जरा, नाम तो उसने वर्डप्रेस का लगाया ना, हाँ तो कितने परसेंट वर्डप्रेस में? 53% कहता है वर्डप्रेस की है। हालांकि इल्ज़ाम वर्डप्रेस पे लग गया, लेकिन पूरी पूरी वर्डप्रेस में नहीं बनी हुई, बल्कि क्या कहता है 53% इसकी बनी है जी वर्डप्रेस में। शॉपिफाई में कितने परसेंट है जी? 11, लारावेल 7.2, वूकॉमर्स 7%, 13.9 किस में है? रेस्ट में। ये सारे के सारे जो नाम है ना, ये किसके हैं? बेसिकली क्या मकसद क्या है इसका? ये है कि इसके अंदर जो छोटे छोटे एप्लीकेशन यूज हुए हैं इन शेप ऑफ प्लगइन्स, वो इन दूसरे CMS से भी इस्तेमाल हुए। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये इसकी अपनी प्रोडक्ट 100% इसकी प्रोडक्ट नहीं है। अब अगर वर्डप्रेस कहे कि जनाब हम तो फुल टेस्टेड हैं, तो इनमें से अगर कोई एक एप्लीकेशन सही रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ? उसका इफेक्ट तो पूरी वेबसाइट पे पड़ेगा। यानी जो विक्स का प्लगइन यूज हुआ वो अगर सही रिस्पॉन्ड ना करे, जो लारावेल का प्लगइन यूज हुआ वो सही रिस्पॉन्ड ना करे, जो शॉपिफाई का प्लगइन यूज हुआ वो सही रिस्पॉन्ड ना करे, ये सारे ही सही कर रहे हैं, एक नहीं सही कर रहा, तो मतलब वेबसाइट तो बैठ गई ना, वेबसाइट तो डाउन ही आएगी, स्लो ही होगी। सो अब हमें ये भी पता लग गया कि ये वाली जो वेबसाइट है ये मिक्सचर है नंबर ऑफ CMS का, प्लगइन्स के थ्रू यूज हुआ है। यानी इसमें उन्होंने इसका भी, और ये कोई भी वर्डप्रेस की वेबसाइट देखोगे बिल्कुल यही कॉम्बिनेशन होगा। आप जब वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो थीम वर्डप्रेस का ऐसे ही है ना, उसके बाद जो सर्विसेज उस पर लगा रहे होते हो, जैसे किसी ने ई-कॉमर्स की बनानी है तो उसे वूकॉमर्स चाहिए, तो वो वूकॉमर्स जो है वो अलग से मिल गया उसको। अब वूकॉमर्स में वेबसाइट नहीं बनी है, थीम नहीं है उसका, लेकिन उसका प्लगइन है जिससे वो सेलिंग के प्रोडक्ट्स, ऐड टू कार्ट, ये सब चीज़ें उसमें आने लगी हुई हैं। सो ये वजह है जिसकी वजह से हम इसे कह रहे हैं कि ये उतनी स्ट्रांग नहीं है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये बिल्कुल ही फारिग है, हाँ इसका मतलब ये नहीं है। भाई दुनिया बहुत सारे लोग हैं जो
CMS पे वेबसाइट बनाते हैं, ज़रा घर जाकर एक सर्च कीजिएगा कि टोटल CMS वेबसाइट्स की तादाद कितनी है और टोटल कोडिंग बिल। तो कोडिंग वाली वेबसाइट्स की तादाद कम होगी, CMS की वेबसाइट की तादाद ज़्यादा होगी। फिर जब आप कंपेयर करोगे कि शॉपिफाई की वेबसाइट ज़्यादा हैं कि वर्डप्रेस की वेबसाइट ज़्यादा है, तो जब आप CMS के अंदर आपस में कंपैरिजन करोगे तो वहां आपको पता लगेगा कि वर्डप्रेस सबसे टॉप पे है। वर्डप्रेस अबाउट अमंग CMS, जितने भी CMS हैं, अब आपको पता लगे ना ये सब CMS है भाई, ये जो लिस्ट आ गई है, अभी और भी होंगे जो इसमें यूज नहीं हुए। तो ये CMS एप्लीकेशन है, ये पॉपुलर CMS एप्लीकेशन है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है ना विक्स, इसके अंदर भी वेबसाइट बन जाती है। शॉपिफाई, ये जिन्होंने सेलिंग वेबसाइट्स बनवानी होती हैं, शॉपिफाई खुद ही कहता है भाई शॉपिफाई करो, इंस्टॉल करो, अपनी प्रोडक्ट्स लगाओ और बेचो। ठीक है, एक्सपेंसिव होता है, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये भी पता लग गया कि डिटेक्ट कैसे होगी। सही अलग-अलग प्लगइन परचेज करने पड़ते हैं। यही मैंने शुरू में बताया, यही बताया था, परचेज करना। यही कहा था कि एक एक प्लगइन लगाते जाओ भाई, पे करो। नहीं फ्री लगाना चाह रहे हो तो फ्री लगा लो, जब फ्री लगाओगे तो वो कहेगा हाँ भाई बस इससे आगे नहीं कर सकते। वो जैसे कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हो, पीछे वाटर मार्क आ जाता है, वाटर मार्क नहीं आता तो उसे सेव नहीं कर सकते, कितने सारे डिफिकल्टीज होती हैं ना। तो इसी तरह ये भी कहेगा कि भाई इतना ही एसईओ का प्लगइन यूज़ करोगे। अभी तो एसईओ का प्लगइन इसमें नहीं शो कर रहा, एसईओ का प्लगइन अलग से लगा होगा। ठीक है, टॉप वर्डप्रेस एसईओ प्लगइन्स, ये मैंने लिखा गूगल पे। ये ले लिस्ट आ गई। फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम जो इनके एसईओ कर रहे होते हैं उसमें कौन सा यूज करते हैं। योस्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर, दूसरे नंबर पर आ रहा है। रैंक मैथ, रैंक मैथ भी अच्छा है, इजी अंडरस्टैंडेबल। एसईओ प्रेस, ऑल इन वन एसईओ, ये पहले 3-4 जो है ना, ये आपको तकरीबन ज्यादा से ज्यादा एसईओ की फंक्शनैलिटी देते हैं। एक लिखा हुआ है स्कीमा प्रो, नाम से पता लग रहा है कि भाई ये स्कीमा की फंक्शनैलिटी देगा बस, इससे ज़्यादा पूरी एसईओ की फंक्शनैलिटी नहीं देगा। जो पहले 2-3 है वो पूरी एसईओ की फंक्शनैलिटी देंगे। और जो नाम वाइज होंगे, जैसे ब्रोकन लिंक चेकर, नाम से पता लग रहा है कि क्या करेगा भाई, ब्रोकन लिंक चेक करेगा बस, और इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं करेगा। लेकिन जो पहले वाला है रैंक मैथ, योस्ट, ऑल इन वन एसईओ, ये ऐसे हैं जो मेरे पास जब वेबसाइट्स आती हैं तो उसमें ज़्यादातर ये वाले प्लगइन में से कोई एक प्लगइन इंस्टॉल होता है। सबसे ज़्यादा योस्ट होता है, दूसरे नंबर पर रैंक मैथ होता है। ठीक है, अब ये एसईओ का प्लगइन था जो वहां भी शो नहीं हुआ होगा, ये अलग हम इंस्टॉल करेंगे। अब ये मैं इंस्टॉल करूंगा तो मुझे कहेगा कि भाई ये कितने का, इतने का है भाई। ये है जी सिंपल प्राइसिंग प्लान्स। सिंपल प्राइसिंग यानी कि बहुत ज्यादा महंगे वाला नहीं है, सिंपलेस्ट है कोई। जी मिल गया, रेट्स का भी पता लग गया कि कितने में पर मंथ, $50 पर मंथ, $21 पर मंथ, $7। तो ये आप इसको 12 महीनों पे कन्वर्ट कर लेना भाई। वेबसाइट लगवा लिया, ये तो साथ ही चलाएंगे ना। चले आ जाए वापस। तो आई थिंक सो के काफ़ी सारा कंपैरिजन हुआ, कुछ चीज़ों का हमें पता लग गया। हम लोग वेबसाइट तो खुद बनानी नहीं हमने, हमारे पास, मेरे पास जब कोई केस आता है तो कोई मुझे आकर यही कहता है कि जनाब ये हमारी वेबसाइट है, आप इसकी एसईओ कर दें। तो हम उसकी वेबसाइट का डिज़ाइन तो नहीं करते, हम उसकी बनी हुई वेबसाइट पर एसईओ को इम्प्लीमेंट करते हैं। हम उसकी वेबसाइट डिज़ाइन नहीं करते, हम उसकी वेबसाइट पे एसईओ इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मुझे उसका डिज़ाइन अच्छा नहीं भी लग रहा होगा तो भी मैं उसका डिज़ाइन नहीं करूँगा, अलबत्ता मैं उसकी वेबसाइट की एसईओ करूँगा उसी डिज़ाइन के मुताबिक। वेबसाइट का डिज़ाइन वेब डेवलपर और वेब डिज़ाइनर ये दोनों लोग करेंगे। अलबत्ता जो ओपिनियन आपको एक एसईओ एक्सपर्ट आपकी वेबसाइट की दे सकता है, वो वेब डेवलपर भी नहीं दे सकता और वो वेब डिज़ाइनर भी नहीं दे सकता। उसकी क्या वजह? उसकी रीज़न ये है कि जो एसईओ का बंदा है वो मार्केटिंग का बंदा है, यानी
कि वो आपकी वेबसाइट को मार्केट कराने के पॉइंट से आपसे बात कर रहा है। जो डेवलपर है और जो डिज़ाइनर है वो आपसे डिज़ाइन के मुतालिक बात कर रहा है। तो जब वो डिज़ाइन के मुतालिक बात करेगा तो कहेगा भाई डिज़ाइन बड़ा खूबसूरत होना चाहिए, ऐसे ही है ना, अच्छा लगे, खूबसूरत लगे। हम ये कहते हैं कि वेबसाइट खूबसूरत लगनी इतनी ज़रूरी नहीं है, जितनी ज़रूरी ये है कि लोग उस वेबसाइट पे इंगेजमेंट शो करें। यानी एक बंदा आपकी वेबसाइट पर आए तो जो बंदा आपकी वेबसाइट पे आया है उसको लगे कि भाई जो मैं ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया, इस वेबसाइट पे वो सारा कंटेंट मौजूद है। लेकिन अगर कोई बंदा लोगों की देखा देखी वेबसाइट बना रहा होगा कि भाई ये बड़ी खूबसूरत वेबसाइट है, इसी तरह की मैं भी बनवा लेता हूँ, उसमें इंगेजमेंट वाला पार्ट ही कोई नहीं है। थोड़ी देर के लिए ज़रा समझते हैं कि इंगेजमेंट वाला पार्ट होता क्या है। हम कहते हैं भाई एक कंप्यूटर कॉलेज की वेबसाइट है, कीवर्ड था डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, या कीवर्ड था वेब डेवलपमेंट कोर्सेज, या कीवर्ड था ग्राफिक डिप्लोमा। अब जब कोई बंदा डिजिटल मार्केटिंग लिखता है तो एक वेबसाइट उसके सामने आती है, तो एसईओ का काम तो खत्म, भाई वेबसाइट रैंक हो गई ना, पहले नंबर पर उसकी वेबसाइट भी आ गई, हमारा काम तो खत्म हो गया। अब उसने क्लिक किया, वेबसाइट खोली और उसको बड़ी मायूसी हुई और उसने फिर बैक का बटन दबाया और फिर उसने कहा भाई दूसरी पे चलते हैं, इसमें मुझे अच्छा नहीं लगा। इसका मतलब क्या हुआ, मार्केटिंग तो कर ली ना हमने उसकी, लेकिन वो जब आया तो उसको लगा कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरे काम की है। भाई ऐसी चीज़ कुछ नहीं है जो मैं चाह रहा था, जो परचेज करने के लिए मैंने कीवर्ड लिखा था, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं वो वाला। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई वो कंप्यूटर कॉलेज की किसी की वेबसाइट थी, उसके ऊपर क्या था, प्रिंसिपल मैसेज आ रहा था खूबसूरत सा, फिर वो 5-6 तस्वीरें लगी हुई आ रही थी। अब एक बंदा जो डिजिटल मार्केटिंग करने आया है, क्या इन चीज़ों को देख के वो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में एडमिशन ले लेगा? नीचे हिस्ट्री आ रही थी कॉलेज की, नहीं लेगा ना। जो बंदा डिजिटल मार्केटिंग में आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, हम कहते हैं भाई यूं करते हैं, उसको एक वीडियो दिखाते हैं मेन पेज के ऊपर, जो डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेनर है उसकी कोई 15 से 20 सेकंड की एक वीडियो दिखा देते हैं, ठीक है। तो जब वीडियो ख़त्म हो तो उसके एंड पर एक और वीडियो लिंक की हुई है हमने, अगर उसका इंटरेस्ट हो। उसके साथ ही हमने फिर लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है डाउनलोड वीडियो, ताकि वो डाउनलोड कर ले। उसके साथ एक और बटन दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है डाउनलोड पीडीएफ नोट्स। अब वो बंदा डिजिटल मार्केटिंग सीखने आया था ना, सो जिस बंदे ने कोई 20 सेकंड 30 सेकंड का एक क्लिप देखा होगा तो पीडीएफ फाइल तो छोटी सी होगी उसकी, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, उसको इंगेज कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, उसे इंगेज कर रहे हैं ना। जैसे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ऑफिस वाले इंगेज करते हैं, भाई आप ऑफिस में आए एडमिशन लेने, पहले उन्होंने आपसे बड़ी बातें की, उसके बाद ज़ोर ज़बरदस्ती आपको क्लास में भी बिठा दिया है ना कि भाई ट्रायल क्लास पढ़ लो। अब जिनको लगेगा कि ये अच्छी ट्रायल क्लास हमारी हो गई है वो एडमिशन ले लेंगे, जिनको लगेगा कि नहीं भाई ये तो मज़ा नहीं आया, समझ ही नहीं आ रही, यहाँ हमारे काम ज़रूरी नहीं है, समझ नहीं आ रही, ये भी हो सकता है कि क्लास लेने के बाद वो डिसाइड करे कि भाई ये तो चीज़ ही नहीं मेरे काम की, इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है, ये तो मैंने करना ही नहीं था, ये तो गलत जगह आ गया, तो वो एडमिशन नहीं लेगा उसके अंदर। तो इंगेज तो किया ना उन्होंने। लेकिन जो बंदा क्लासरूम में नहीं आया उसे तो इंगेज भी नहीं किया, वो तो एक चंद बातें उससे पूछी होंगी ना, हाँ जी कौन सा कोर्स करना है, उसने कहा होगा फीस कितनी है, फिर उसने पूछा होगा ड्यूरेशन कितना है, फिर आपने कहा होगा ये एडमिशन फॉर्म है, ऐसे ही है, खत्म होगी बात। इसका मतलब क्या हुआ, ये बिल्कुल वही बात है जो एक आम वेबसाइट की बात है। तो ये एक स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन है ना, उन्हें इंगेज करना चाहिए कि जनाब वो रूम नंबर 5 में एक डिजिटल मार्केटिंग की क्लास हो रही है, रूम नंबर 4 में वेब डेवलपमेंट की क्लास हो रही है, तो उसमें बिठा दें। या फिर क्या करें कि पूरे का पूरा एक वीडियो दिखाई वेबसाइट के ऊपर, एक के बाद दूसरी वीडियो आ गई है, दूसरी के बाद तीसरी आ गई है, अब उसको कॉलेज में आके ट्रायल लेने की ज़रूरत तो नहीं होगी। अब वो बंदा जब कॉलेज में आएगा ना तो उसे जब इन्फॉर्मेशन ऑफिस वाले कहेंगे ना कि अभी ट्रायल ले लें जाकर, तो वो खुद ही कहेगा जनाब मैंने आपकी वेबसाइट से ट्रायल ले लिया, ठीक है मेरा एडमिशन करें। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वेबसाइट इंगेज कर रही है। अब इसका रिजल्ट क्या निकला, मतलब ये सारी डिस्कशन का क्या रिजल्ट निकला हमारे पास, रिजल्ट ये निकला कि भाई अगर आप कोई आपकी वेबसाइट पे आता है तो दो चीज़ें हैं, उसे आपकी वेबसाइट से जल्दी जाना नहीं चाहिए, ऐसे ही है ना। जो आपकी वेबसाइट से जल्दी जाता है, गूगल ऐड पढ़ा है हम लोगों ने, सब नहीं पढ़ा है ना, सबको पता है बाउंस रेट, पढ़ा है ना बाउंस रेट, और दूसरे नंबर पर क्या चीज़ थी, इंगेजमेंट टाइम। गूगल ऐड चला लें या एसईओ कर लें, अगर आपकी वेबसाइट पर इंगेजमेंट नहीं है
तो गूगल ऐड से भी क्लिक करके वेबसाइट पर आ जाएगा, वो एसईओ से भी क्लिक करके वेबसाइट पर आ जाएगा। तो महीने के बाद ये पता लगेगा भी बड़े क्लिक्स हुए, पता लगा जनाब 1 महीने की हमने एसईओ भी की, ऐड भी रन किया, पता लगा 1000 क्लिक्स। लेकिन जब ऑफिस वालों से पूछा तो कोई बिजनेस नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्लिक करके जिस जगह पर जा रहे हैं, अब देखें क्लिक करके अगर तो गूगल ऐड चल रहा है तो हमने पढ़ा था ना कॉल ऐड, क्लिक करके वो डायलर पर जाते हैं तो 25 कॉल्स आई हैं मगर एडमिशन नहीं हुआ, तो मे बी वो कन्विंस नहीं कर सके। और अगर वो क्लिक करके वेबसाइट पे जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेबसाइट उसे कन्विंस नहीं कर रही कि एडमिशन ले लो। तो इसका मतलब रिजल्ट क्या निकला कि हमारी वेबसाइट को खूबसूरत होने से ज़्यादा इंगेजेबल होना ज़रूरी है, कि जब कोई बंदा उस वेबसाइट पर आए तो इंगेज हो। अभी तो मैंने सिर्फ इसकी बात की है, हो सकता है कि एक वीडियो ये वाली हो, साथ में एक स्टूडेंट रिव्यू भी हो, कोई एक स्टूडेंट 15 सेकंड का रिव्यू दे रहा हो, फिर एक के बाद दूसरे का रिव्यू भी आ जाए कि जी मैंने ये किया, फिर एक किसी प्रोफेशनल का रिव्यू आ जाए कि जनाब मैंने 2 साल पहले यहाँ से किया था, अब मैं ये वाली जॉब कर रहा हूँ और इतनी मैं अर्निंग करने लगा हूँ। जब ये 3 वीडियोस वो कोई देखेगा तो वो यही कहेगा ना कि भाई मुझे भी यहीं से करना चाहिए। ठीक है, चलो ये था हमारा एक इंट्रोडक्शन, खत्म हुआ। अब हमने स्टार्ट क्या करना है, स्टार्ट हमने करना है एसईओ, सबको पता है। मगर ये जो 2 लेसन मैंने दिए हैं इससे आपको एक चीज का तो अंदाजा हुआ होगा कि एसईओ का प्लेटफॉर्म क्या है। कौन बताएगा? नहीं, एसईओ का प्लेटफॉर्म क्या है? वेबसाइट। गुड। एसईओ का प्लेटफॉर्म क्या है? वेबसाइट। भाई वेबसाइट की एसईओ करनी है ना, तो अब अगर आप एसईओ एक्सपर्ट तो हो, सारी मैंने आपको एसईओ सिखा दी, मगर आपको वेबसाइट पे काम करना नहीं आता तो आप एसईओ कर सकते हैं। जैसे आपको गाड़ी चलानी सिखा दी जाए घर बिठा कर ही, भाई कमरे में बिठाकर सारा कॉपी के ऊपर जुबानी याद कर रहे हैं, ब्रेक लगानी है, गियर बदलना है, हाँ, उसके बाद आपको गाड़ी पकड़ा दें हाथ में, तो धमाका ही होगा ना, एक्सीडेंट होगा। प्रैक्टिकल नहीं चलानी आती होगी फिर तो नहीं होगा ना। आपने जो कुछ भी सीखना है प्रैक्टिकल ही सीखना है। तो आपने अगर वेबसाइट आपको ऑपरेट करनी नहीं आती तो उसमें एसईओ कैसे इंसर्ट करेंगे? आप नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पहले क्या सीखना है? वेबसाइट चलानी सीखनी है, वेबसाइट बनानी नहीं सीखनी, है ज़हन में रखना है। ओके, वेबसाइट बनानी सीखनी है मतलब आपको वेब डेवलपमेंट सीखनी है, चाहे वो वेब डेवलपमेंट सीएमएस की हो, चाहे वो वेब डेवलपमेंट कोडिंग की हो। लेकिन अगर आपने एसईओ करनी है तो आपके पास जो वेबसाइट आ रही है आपने उसे ऑपरेट कैसे करना है, उसमें चेंजेस कैसे करनी है, जो बनी हुई चीजें हैं चेंजेस क्या करनी है कि भाई ये चीज लगी हुई है ऐसे नहीं होनी चाहिए, इसको ये कर दो। डिजाइन की बात नहीं कर रहे, कंटेंट की बात कर रहे हैं कि ये कंटेंट ऐसे होना चाहिए, ये कंटेंट ऐसे होना चाहिए। तो हम कर क्या रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ कंटेंट चेंजेस कर रहे हैं। सो हमें पहले फेज में यानी कि नेक्स्ट क्लास में हमने क्या सीखना है? क्या सीखना है हमने? वेबसाइट एडिटिंग सीखनी है। सो ये हमारा पहला मॉड्यूल है एसईओ के अंदर। एसईओ करने के लिए हमें पहले वेबसाइट को अंडरस्टैंड करना है कि भाई कहाँ कहाँ जाकर हमें एसईओ करनी है। और अगर हमें कोडिंग की समझ में आ गई तो वर्डप्रेस जो है ना वो फिर हमारे लिए बच्चों का खेल है। भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जैसे मैं आपको 4 पैराग्राफ लिख कर दे दूं और मैं कहूँ भाई इसको बोल्ड कर दो, इसका कलर रेड कर दो, मुश्किल काम है। ड्रैग एंड ड्रॉप, भाई ऊपर बी का बटन बना हुआ है, सेलेक्ट करके उस पर क्लिक करोगे बोल्ड हो जाएगा। सेलेक्ट करोगे, साइज बना हुआ है, उसको 100 करोगे तो क्या होगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर सिलेक्ट करोगे, उसके ऊपर स्टाइल आ रहा होगा तो उस पर लिखा होगा हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। हेडिंग 1 करोगे तो क्या होगा? उसकी हेडिंग बन जाएगी। तो सब कुछ कैसे हो रहा है? ड्रैग एंड ड्रॉप, ग्राफिकल इंटरफेस से हो रहा है, विजिट्स के थ्रू हो रहा है, कुछ कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। वर्डप्रेस में भी ऐसे ही करना है। वर्डप्रेस की एसईओ मैं अगर किसी इंटर्नी को समझाऊं तो मैं उसे सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 से 4 मिनट की वीडियो बनाकर भेजता हूँ कि भाई इस तरह करना है। और ये कोडिंग जो है ये समझने के बाद, जब हमें कोडिंग समझ में आ जाएगी तो फिर, और हमने कोडिंग क्या समझनी है? हमने बिल्कुल पीएचपी पे नहीं जाना, हमने किसी लैंग्वेज पे नहीं जाना, हमें सिर्फ एचटीएमएल कोडिंग अंडरस्टैंड करनी है। एसईओ करने के लिए हमें सिर्फ एचटीएमएल कोडिंग चाहिए, और वो भी सारी नहीं चाहिए।
सिर्फ वो जगह चाहिए जहां पर गूगल कहता है कि भाई यहां पर आकर आपको ऑप्टिमाइजेशन करनी है। 5 से लेकर कोई 8 टैग्स हैं जो हमें अंडरस्टैंड करने हैं HTML के, और वही HTML के टैग जो हैं SEO है। और जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो हम उन्हीं टैग्स को आइडेंटिफाई करेंगे वेबसाइट के अंदर और वहां जाकर उनमें चेंजेस करेंगे। ठीक है, ये था जी हमारा इंट्रो, हमारा 2 लेसन्स में कंप्लीट हुआ। इसमें हमें यह भी पता लगा कोडिंग की साइट्स क्या होती हैं, CMS क्या होता है, कंपैरिजन भी पता लगा, अगर कोडिंग अच्छी है तो क्यों अच्छी है, एक्सपेंसिव कौन सी होती है। हम किसी को ये नहीं कह रहे कि भाई यही यूज़ करें, अगर किसी का बजट कम है तो मैं उसे CMS पे जाने को कहूँगा। अगर कोई कहता है मुझे ज़्यादा देर के लिए अपनी वेबसाइट चलानी है तो मैं उसे कोडिंग पे जाने को कहूँगा कि भाई तुम्हें बार बार वेबसाइट नहीं बनानी पड़ेगी। ये नहीं होगा 2-3 साल के बाद फिर वेबसाइट गई, नई वेबसाइट बनाओ। इवन अगर आपने कोडिंग की वेबसाइट बनाई है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर है। हालांकि ये हो सकता है कि कुछ 6 साल के बाद, 8 साल के बाद गूगल के अपने एल्गोरिदम्स चेंज हो जाएं और गूगल कहे भाई ये तो बड़ा पुराना मॉडल है आपका, चेंज करो। वेबसाइट वैसे की वैसी पड़ी है, वेबसाइट को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एल्गोरिदम चेंज हुआ तो हमें उसे चेंज करना पड़ रहा है। लेकिन वर्डप्रेस जो है, वर्डप्रेस में तो बग्स आने के एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़्यादा चांसेस होते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनकी वर्डप्रेस की वेबसाइट्स अगर वो ज़रा सी उस पर नज़र ना रखें तो गई। नज़र रखने का क्या मतलब है कि प्लगइन्स आ रहे हैं, प्लगइन्स की अपडेट्स आ रही हैं, उन्हें नहीं पता कि अपडेट्स आ रही हैं, इग्नोर कर दिया तो उन्होंने अपडेट ही नहीं की, तो उसकी वजह से उनकी वेबसाइट्स हैक हो गई।